नमस्कार, दिस इज GS त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो बाइडेन का ये यूक्रेन विजिट ना सिर्फ रशिया को और प्रवोक करेगा बल्कि वॉर को और एस्केलेट ही करेगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गो एंड चेक इट आउट। पुतिन ने रशिया यूएस के बीच बची लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रशिया को विड्रॉ कर लिया है। यहाँ स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को 2010 में बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने साइन किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया में उस समय पुतिन नहीं बल्कि दिमित्री मेदवेदेव प्रेसिडेंट थे। इस ट्रीटी के अंतर्गत अमेरिका और रशिया अपने कितने न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर सकते हैं इस बात पर कंट्रोल किया जा सकता है। डिप्लॉय का मतलब होता है रेडी फॉर इमीडिएट यूज, जबकि स्टोरेज का मतलब होता है ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जो नॉन डिप्लॉयड हैं या फिर उन्हें उनके प्लेस पर सेफली रखा गया है। अगर कोई वॉरहेड किसी मिसाइल पर लगा दिया जाता है तो उसे भी डिप्लॉयड में ही काउंट किया जाएगा। इस ट्रीटी के अंडर अमेरिका और रशिया ने इस बात पर एग्री किया था कि मैक्सिमम 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स और 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल से ज्यादा का यूज नहीं करेंगे। दोनों देश एक साल में 18 बार एक दूसरे के डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जिससे ये सिक्योरिटी हो सके कि दोनों में से कोई भी देश ट्रीटी की लिमिट को वायलेट नहीं कर रहा है। इस ट्रीटी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अकेले अमेरिका और रशिया के पास ही दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स का 90% है। ऐसे में जब पुतिन ने इस ट्रीटी से रशिया को बाहर निकाल लिया है तो दोनों देश एक दूसरे के डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स का इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे। इससे होगा ये कि दोनों देशों के बीच में अविश्वास बढ़ेगा। अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे को हमेशा शक की नज़र से देखते रहेंगे। अगर कभी ये अविश्वास ज़्यादा बढ़ गया तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए पूरी दुनिया में अभी तक केवल एक बार ही न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हुआ है, जिसे अमेरिका ने 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को बॉम्ब करके किया था, जिसका इम्पैक्ट अभी भी जापान के इन दोनों शहरों के लोग महसूस करते हैं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चे पूरी तरह से हेल्दी नहीं होते, वो भी तब जब अमेरिका ने जो बॉम्ब यूज किया था उसका वजन सिर्फ 9700 पाउंड था। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के पास हैं वो इससे कहीं ज़्यादा वजनी और ख़तरनाक हैं। देखिए, जितना मैं समझता हूँ रसिया इस ट्रीटी से एग्जिट करके कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं कर देगा यूक्रेन के ऊपर, लेकिन हाँ, यूक्रेन को मैसेज देने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज़ जरूर कर सकता है। क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रसिया पर हैवी सैंक्शन इम्पोज किए हैं, जिससे रशियन इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रशियन इकॉनमी में 2.1% की गिरावट देखी गई है। ऊपर से वॉर के खर्चे अलग हैं जिन्हें संभालना पुतिन के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका लोन्स के जरिए वेपन प्रोवाइड करता जा रहा है, लेकिन रसिया के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह से वॉर लंबी होती जा रही है। और ध्यान रखिएगा, जितनी लंबी ये वॉर होती जाएगी उतना ही रसिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के यूज करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पुतिन के पास अब ज़्यादा कुछ करने को नहीं बचा है। रशियन आर्मी ने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सफलता उन्हें नहीं मिली है। शुरू में तो रशियन आर्मी ने एडवांस किया था, लेकिन जब यूक्रेन ने अमेरिकन वेपन्स के थ्रू रेजिस्टेंस दिखाया तो रशियन फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा, जो कि रसिया जैसी बड़ी मिलिट्री पावर के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। ये वॉर शुरू ही ना हुई होती अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए होते, क्योंकि ट्रंप ये बात अच्छी तरह समझते थे कि रसिया को जितना कॉर्नर करेंगे वो उतना ही चाइना से अलाइन होता चला जाएगा। इसीलिए वो नेटो को रिव्यू करना चाहते थे। बाय द वे, इस नेटो को आरआर के सॉन्ग नाटू नाटू से कंफ्यूज मत कर लेना, जिसने हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। जोक्स अपार्ट, लेकिन ट्रंप बिल्कुल सीरियस थे, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस क्वाड पर लगाया जिससे चाइना को कंटेन किया जा सके। लेकिन यूएस में पावर चेंज होते ही अमेरिका का सारा फोकस रसिया पर शिफ्ट हो गया और नेटो को एक्सपेंड करने की बातें होने लगी, जिसमें यूक्रेन सहित फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करना है। ऐसे में रसिया को सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, जिससे यूक्रेन, फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद
रसिया नेटो कंट्री से बिल्कुल घिर जाएगा। ऐसे में रसिया के पास यूक्रेन को अटैक करने के अलावा ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा था। आप बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा कि एक दिन आप सुबह उठें और आपको पता चले कि रसिया ने स्वीडन या फिर फिनलैंड को अटैक कर दिया है। जो बाइडेन की वही पुरानी रसियन बेस्ड पॉलिटिक्स करने की वजह से पूरी दुनिया को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और हो सकता है कि जो बाइडेन का यूक्रेन को विजिट करना एक मेन रीज़न बने कि हमको आपको न्यूक्लियर वॉर भी देखना पड़े। यूएस जितना रसिया को कॉर्नर करेगा, रसिया उतना कमज़ोर होगा, और एक कमज़ोर रसिया एक मजबूत चाइना को ना चाहते हुए भी बनने में मदद करेगा, जो कि किसी भी देश के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट बिफोर वी फिनिश, अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू ऑल। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन नेटो? 20, 27, 32, 30 or even 35? Feel free to comment. Thanks for watching.